नमस्कार स्टूडेंट्स। आज देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। मज़ा आएगा आज का टॉपिक करने में, और साथ साथ में क्वेश्चंस कर लेंगे। कोई अलग से क्वेश्चंस के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है? इसी में क्वेश्चंस कर लेंगे। टॉपिक देखियो, टॉपिक की हेडिंग क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है आपने, ठीक है? केमिस्ट्री में तो हम रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन इस यूनिट में पर्टिकुलरली आप देख रहे हो फर्स्ट डे की अगर आप बात कीजिए इस यूनिट की, तो मैंने सबसे पहले आपको रिएक्शन वर्ड का मीनिंग ही समझाया था। कैसे रिएक्टेंट डिक्रीज होना, प्रोडक्ट इंक्रीज होना, फिर रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालना, फिर फैक्टर्स पढ़े हमने, कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा कि कैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। अब है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कैसे एक रिएक्शन हो रही है। एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इस हेडिंग का मीनिंग है स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रही है, एक्चुअली कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्चुअली कैसे रिएक्टेंट्स की ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड्स बन रही है। मैक्सिमम रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, मतलब डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। पहले बीच में थोड़ी देर के लिए बनते हैं इंटरमीडिएट, फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। अभी एग्जांपल से समझ आएगा, ऐसे थ्योरी से नहीं समझ आएगा, एग्जांपल से समझ आएगा, ठीक है? और देखिए पुरानी बहुत सारी चीजें बच्चों हेल्प करेंगी यहाँ पे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। हमने रिएक्शन बैलेंसिंग 11th में भी किया, 12th में भी किया। उसमें करते हैं ना हम हाफ रिएक्शन, एनोड की या कैथोड की, फिर नेक्स्ट हाफ रिएक्शन एनोड की या कैथोड की, फिर ओवरऑल रिएक्शन। बस कुछ ऐसा ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया था और 11th में भी था। यहां पे भी ऐसे ही है, स्टेप बाय स्टेप एक रिएक्शन हम करेंगे, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन उसकी जरूर बनाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन फिर बैलेंस भी होनी चाहिए, ठीक है? अब बताता हूं मैं करना क्यों है ऐसा, भाई क्या फायदा होगा इससे। एक, इससे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा एक्चुअली ये रिएक्शन हुई कैसे। दूसरा, आपको यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में भी हेल्प मिलेगी। हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैकेनिज्म भी एक एक्सपेरिमेंटल डाटा ही है। मैकेनिज्म भी आप एक्सपेरिमेंट के बगैर नहीं निकाल सकते। एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि पहले बीच में प्रोडक्ट से पहले क्या बना, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखते हैं, और स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखने से हमें ऑर्डर पता चल जाता है। ओवरऑल ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल डाटा। समझिए ध्यान से, ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? तो जनरली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप एक रिएक्शन कैसे हुई, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एग्जांपल से हम यहां पे एक काम करते हैं कि एग्जांपल ले ही लेते हैं, तो ही ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। और जितनी एग्जांपल समझ लो उतने उसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस। तो मैं इस टॉपिक के लिए अलग अलग टाइप की एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले एक सिंपल कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक कंपाउंड था N2O5, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं बच्चों। N2O5 एक कंपाउंड था जो कन्वर्ट हो रहा था NO2 प्लस O2 में। NO2 प्लस O2 में रिएक्शन बैलेंस कुछ इस तरह से थी, 2 टाइम्स 4 टाइम्स प्लस O2, ठीक है? रिएक्शन बैलेंस है ना, 4N 10 ऑक्सीजन, 4 to 8 8 into 10 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है, बगैर रिएक्शन बैलेंसिंग के कोई भी टॉपिक ना पढ़ना, रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। अब आगे देखिए बच्चों, अब आगे यहां पे क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एक्चुअली कैसे यहां से यहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। पक्का इसमें कुछ अनस्टेबल चीज होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हुई होंगी, फिर ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को समझते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म कैसे निकालते हैं? प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट से। मैं यहां पे लिखता हूं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मींस स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
12th में तो करोगे, 11th में भी करते थे कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म। अगर 11th के ऑर्गेनिक याद है तो आप करते थे भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे हुआ, एल्कीन कैसे बना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैसे हुआ, वो पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करते थे। अब वो चीज सही समझ यहीं से आएगी, वो क्या करते थे वो सब यहीं से समझ आएगा। इसलिए सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री करना जरूरी होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप अपनी मर्जी से ऑर्गेनिक, भाई ऑर्गेनिक ज्यादा मार्क्स किया ऑर्गेनिक कर लेते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नीट में ज्यादा आते हैं वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री ही करनी पड़ती है। फिजिकल केमिस्ट्री समझ आएगी तो ही ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट, इसी रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं। इसका फर्स्ट स्टेप है बच्चों N2O5 ब्रेक होता है NO2 प्लस NO3 में ब्रेक होता है। ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कुछ देर के बाद NO2 और NO3 भी बन रहा है। NO2 तो फिर ठीक है, NO3 बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड, रियल में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, रियल में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। स्टेप 2 में, सेकंड स्टेप में ये फास्ट स्पीड के साथ दूसरे N2O5 के साथ रिएक्ट होके बना देता है फिर से NO2 जो इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस है 538 बैलेंस। ये इसका मैकेनिज्म है, एक स्टेप 1 एक स्टेप 2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन जो है वो वही आ रही होगी जो ओवरऑल रिएक्शन, जो जनरल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन वही आ रही होगी। N2O5 N2O5 2 टाइम्स N2O5। बताओ जी, ओवरऑल रिएक्शन बनाना आता है ना, रिएक्शन बैलेंसिंग करना आता है ना, तभी बात बनेगी। वो इससे पहले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रिवाइज किया होगा आपने, ठीक है, और 11th में तो था ही था, 11th में तो हर एक चीज है। NO3 अपोजिट साइड पे है, कैंसिल हो जाएंगे, गिव्स अस NO2 3NO2 ऐड हो जाएंगे। सेम साइड वाली चीजें सेम चीजें सेम साइड पे हो तो ऐड, सेम चीजें अपोजिट साइड पे हो तो सब्ट्रैक्ट। एक्चुअली बैलेंस, ये सब अब ये अलग टॉपिक हो गया ना बैलेंसिंग। मतलब सिंपल सी बात, आज का टॉपिक उसी को समझ आएगा जिसको रिएक्शन बैलेंसिंग आती है, बात खत्म। इट गिव्स अस NO2 3NO2 4NO2, NO3 कैंसिल हो चुका है, प्लस O2। देख लो जी, जो जनरल रिएक्शन है वही ओवरऑल रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि एक्चुअली ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे हुई, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन कैसे हुई। इसी को स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन या इसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। कहीं ये वर्ड ऐसा यूज हो रहा होगा तो ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन ही एलिमेंट्री रिएक्शन। अब सुनिए इसका फायदा क्या है, क्या होगा इस मैकेनिज्म से। इस मैकेनिज्म से क्या होगा, मैंने शुरू में आपको बोला इस मैकेनिज्म से ना आप ऑर्डर निकाल सकते हो। अभी टेंशन ना लेना, बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे अभी हम। आज की क्लास में हमने बस इसी की एग्जांपल यहीं से क्वेश्चन निपटा देने हैं। बार बार बोल रहा हूं, अलग से हम कोई क्वेश्चंस के लिए क्लास नहीं बनाएंगे, अब लेक्चर नहीं बनाएंगे। तो देखिए इसका फायदा क्या मैकेनिज्म का। एक्चुअली बच्चों जब ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है ना, 1 2 3 4 जितने भी स्टेप्स हों, तो इसमें से कुछ स्टेप्स स्लो स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स फास्ट स्टेप होते हैं। इनमें से एक स्टेप स्लो स्टेप है, एक स्टेप फास्ट स्टेप है। खुद ही लॉजिक लगाओ, क्या लगता है आपको कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा और कौन सा फास्ट होगा। ये इनिशियल स्टेप स्लो स्टेप होगा। वैसे तो आप एक्सपेरिमेंट से बताओगे, सही में टाइम वगैरह नोट करोगे तो ही पता चलेगा, लेकिन ऐसे लॉजिक लगा के भी आप देख सकते हो कि यहां पे रिएक्शन स्टार्ट करनी है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करनी है, एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी दी, फिर जाके बॉन्ड्स ब्रेक हुई होंगी, ये बना होगा। ये बहुत ही अनस्टेबल बन गया तो ये अनस्टेबल चीज फास्ट स्पीड से किसी दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाएगी। मतलब ये स्टेप फास्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, और ये स्टेप स्लो स्टेप है। जनरली ऐसा ही होता है मैक्सिमम केसेस में, हर जगह नहीं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। शुरू में रिएक्शन स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बीच में एक अनस्टेबल चीज बनी, वो जल्दी से फास्ट स्पीड से रिएक्ट हो गई। जब आपको ये स्लो स्टेप फास्ट स्टेप पता चल गया, एक्सपेरिमेंट से पता चल गया,
मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। अगर ऐसा आपको पता चल गया तो मैं बताता हूं इससे क्या होगा। स्लो स्टेप फास्ट स्टेप से कहा जाता है, नोट भी कर लेना इस चीज को, कहा जाता है स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप से आप रिएक्शन की स्पीड निकाल सकते हो, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी बता देता हूं। जब ये स्टेप हो रहा था ना बच्चों, ये स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप का आप टाइम नोट कर पाओगे वॉच पे। जब ये अनस्टेबल चीज बन गई ना, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गया ना, तो ये इतनी फास्ट स्पीड के साथ रिएक्ट होगा, इतनी फास्ट स्पीड के साथ रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाएगा, इतनी फास्ट ये स्टेप होगा कि आप टाइम नोट ही नहीं कर पाओगे। इस फास्ट स्टेप का आप टाइम नोट ही नहीं कर पाते। बहुत कम टाइम है, होगा भी तो बहुत कम। मतलब मान लो अगर इस स्टेप को होने के लिए 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, स्लो स्टेप को होने के लिए अगर 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो ये फास्ट स्टेप 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगा रहा होगा। 10 सेकेंड्स इसका टाइम मेजर ही नहीं कर पाए, तो बोलो जरा ओवरऑल रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगा होगा। फर्स्ट स्टेप के लिए 10 सेकेंड्स, सेकेंड स्टेप का टाइम मेजर ही नहीं कर पाए, 1 सेकेंड से भी कम लगा हुआ है। 10 सेकेंड 1 सेकेंड से भी कम, तो ओवरऑल रिएक्शन में कितना टाइम, 10 सेकेंड्स। ठीक है। तो स्लो स्टेप की जो स्पीड है वही रिएक्शन की स्पीड होती है। जो स्लो स्टेप की स्पीड है वही रिएक्शन की स्पीड है। स्लो स्टेप रिएक्शन और रिएक्शन की स्पीड डिसाइड कर रहा है। स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर होता है, क्योंकि हम स्लो स्टेप को ही तो देख रहे हैं, हमने फास्ट स्टेप देखना ही नहीं। रिएक्शन की इक्वेशन बनाने के लिए अब मैं इसकी यहां पे एक इक्वेशन बनाता हूं इस रिएक्शन की। अब मैं अपने से इक्वेशन बना सकता हूं इसकी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स N2O5। हम पावर नहीं निकाल सकते थे ना बगैर एक्सपेरिमेंट के, यस अभी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म पता है एक्सपेरिमेंट से ही, अगर आपको मैकेनिज्म पता है और मैकेनिज्म में स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप पता है, तो स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है और जितने रिएक्टेंट है मतलब जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर है। N2O5 ही है ना स्लो स्टेप में, और वो 1 टाइम है, पावर 1। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। N2O5 देख लो, जनरल रिएक्शन में N2O5 2 टाइम्स है, लेकिन उसका ऑर्डर 1 है। एक्सपेरिमेंटल डाटा से मतलब यहां तो ऐसा हुआ होगा एक्सपेरिमेंटल डाटा, भाई इसको डबल किया स्पीड भी डबल हो गई, इसको ट्रिपल किया स्पीड भी ट्रिपल हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। यहां तो फिर आपके पास मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में एक ही N2O5 यूज हो रहा है। टोटल N2O5 कितने हैं, 2 ही यूज हो रहे हैं, देख लो आप, ओवरऑल 2 ही हैं। लेकिन एक N2O5 स्लो स्टेप में, दूसरा N2O5 फास्ट स्टेप में। फास्ट स्टेप वाला इतना फास्ट है कि आप उसकी स्पीड नोट ही नहीं कर पा रहे। तो हम कहते हैं स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होता है। ये है आज का टॉपिक। करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है, निकालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही। आपको मैकेनिज्म दे रखा होगा, आप ऑर्डर निकालो। आपको ऑर्डर दे रखा होगा, अब मैकेनिज्म निकालो। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन, हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। स्लो स्टेप फास्ट स्टेप वाली चीज ध्यान से देखना। फिर से देख लो एक बार, 2 टाइम्स N2O5 इसमें कन्वर्ट हो रहा था, ये जनरल रिएक्शन थी। हमने एक्सपेरिमेंट करके इसका मैकेनिज्म निकाला। N2O5 फर्स्ट स्टेप में, जो एक स्लो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में N2O5 NO2 और NO3 में ब्रेक हो रहा था। ये NO3 हाईली अनस्टेबल था, तो उस कंटेनर में और भी बहुत सारे N2O5 थे, तो ये NO3 दूसरे N2O5 के साथ रिएक्ट होके 3 टाइम्स NO2 प्लस O2 बना दिया रिएक्शन बैलेंसिंग के हिसाब से। जो अनस्टेबल चीजें होती हैं कंटेनर में, उनकी रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होती, थोड़ी देर के लिए बनते हैं फिर यूज हो जाते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रिएक्शन बैलेंसिंग में करते थे। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज और कैथोड पे वही इलेक्ट्रॉन गेन। रियल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री नहीं मिलेंगे आपको, जितने लूज उतने गेन। वैसा ही है, जितना NO3 लूज उतना ही NO3 गेन हो गया, लेकिन इतनी फास्ट स्पीड से कि उसको रिएक्शन की इक्वेशन में नहीं लेना। जो मॉलिक्यूलरिटी है स्लो स्टेप की वही ऑर्डर है।
अभी 1 2 3 4 एग्जांपल्स करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। लिखना जरूर हर एक एग्जांपल, यही क्वेश्चंस है, यही आपका होमवर्क है आज का। अब इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं और इसको फिर से रिपीट करते हैं, मैकेनिज्म होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल और आपको बता रहा हूं जिसमें मैकेनिज्म हमें पता है, हम ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। मैकेनिज्म कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल डाटा। चलिए एक एग्जांपल जल्दी से लिखता हूं मैं यहां पे, एक कॉम्बिनेशन एग्जांपल लिखता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने ली हुई है प्रदीप से। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में इसकी इतनी एग्जांपल्स नहीं है। बहुत सारे वो लोग बोलते हैं ना, वो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में सब कुछ है, एवरीथिंग है, शुरू से लेके फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक एनसीईआरटी पढ़िए। फेसबुक पे डाल रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले, एनसीईआरटी क्यों नहीं देते, इतनी महंगी महंगी बुक्स क्यों नहीं देते। एनसीईआरटी सिर्फ सॉल्व करनी है, उसका आंसर ये है। एनसीईआरटी में इतना मटेरियल नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी में होता तो ये प्रदीप्स मॉडर्न बुक्स क्यों बनती। ठीक है, एनसीईआरटी से सब कुछ समझ आ जाता तो फिर हम क्या कर रहे होते यहाँ पे। फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, तब पढ़ सकते हो जब आपके पास टाइम है और एक बार टीचर ने आपको पढ़ा दिया, तब एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। नहीं तो मैं तो ये कहता हूं एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए। अभी आप ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक ढूंढना अपनी एनसीईआरटी में, ढूंढ लोगे तो मुझे भी बता देना, ढूंढ लोगे तो मुझे भी बता देना इस हिसाब से। वो एक लाइन में कहीं पे होगा, कोई अलग से ऐसे हेडिंग भी नहीं बनाई होगी, दिखेगा ही नहीं बीच में, ये टॉपिक दिखेगा ही नहीं आपको, लेकिन क्वेश्चन जरूर होंगे, देखना उसके। एक्सरसाइज में नहीं होंगे तो एग्जाम्पलर में होंगे, क्वेश्चन जरूर होंगे, एग्जाम में भी आते हैं, कंप्यूटर एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दूसरी बुक्स को कंसर्न करना होता है, और टीचर गुरु को फॉलो करो, सब कुछ मिलेगा। देखिए जी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रदीप से मैंने ये एग्जांपल उठाई है, कंबाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट्स, ये हैं जी रिएक्टेंट्स। NO2 plus F2 gives us NO2F। ठीक है जी, NO2F ये रिएक्शन है। बैलेंस कर लें इसको, 2 टाइम्स बैलेंस है जी, हाँ जी बैलेंस है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से हम ऑर्डर निकालेंगे। मैकेनिज्म होता है स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन कैसे हुई। फर्स्ट स्टेप में पहले NO2 F2 के साथ कंबाइन हुआ, एक NO2 एक F2 के साथ कंबाइन हुआ और बनाया, कंबाइन करके NO2F, तो बनना ही था, बनाया NO2F। लेकिन रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एक फ्लोरीन कम है यहां पे, ये आ गया एक फ्लोरीन, नेसेंट फ्लोरीन, अनस्टेबल फ्लोरीन, नेसेंट फ्लोरीन। ये नेसेंट फ्लोरीन, अनस्टेबल फ्लोरीन क्या करेगा, ये फास्ट स्पीड से रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, स्टेप 2 में ये रिएक्शन करेगा दूसरे NO2 के साथ और बना देगा एक और NO2F। ये स्टेप सेकंड है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन करके देख लो तो ओवरऑल रिएक्शन वही जनरल रिएक्शन आएगी। ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप अपने से ना करो, ये मैकेनिज्म क्वेश्चन में दे रखा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला हुआ है कि ऐसे बीच में थोड़ी देर के लिए फ्लोरीन बन रहा है, बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन बन रहा है फ्लोरीन, सिंगल फ्लोरीन, नेसेंट फ्लोरीन। आप ओवरऑल रिएक्शन बनाओ, NO2 सेम साइड पे ऐड हो जाए, 2NO2 F2 और कहीं पे नहीं है F2 प्लस F2, ये सिंगल F कैंसिल नहीं, एक्चुअली बैलेंस, और बैलेंस ही होना था। फ्री F अनस्टेबल है, फ्री फ्लोरीन जो है वो यहां पे नहीं घूमेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।
इट गिव्स अस NO2F सेम साइड पे 2 टाइम्स NO2F। अब ये समझ उसी को आएगा, बार बार बोल रहा हूं, जिसको रिएक्शन बैलेंसिंग आती है। जिसको रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं आती उसको ये समझ नहीं आने वाला कि ये क्या चल रहा है। ओवरऑल रिएक्शन जनरल रिएक्शन मैच कर रही है। अब ये मैकेनिज्म दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, और ये भी गिवन है कौन सा स्लो स्टेप कौन सा फास्ट स्टेप। लेकिन आप सोचो जरा, कौन सा स्लो स्टेप कौन सा फास्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप इतना फास्ट कि आप उसका टाइम ही नोट नहीं कर पाओगे। क्यों सेकंड स्टेप फास्ट? क्योंकि उसमें नेसेंट फ्लोरीन फास्ट स्पीड के साथ रिएक्ट हो जाएगा। शुरू में इनकी ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड बनाना मुश्किल है। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है। इतना फास्ट कि आप रिएक्शन की स्पीड ही नहीं निकाल पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर है। ये आपका इसका फायदा है, इंपॉर्टेंस है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। स्लो स्टेप में NO2 एक ही है तो पावर 1, और F2 भी है तो एक F2 पावर 1। ओवरऑल 2 टाइम्स NO2 थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ऑर्डर 2 है। ये मॉलिक्यूलरिटी होती है। स्लो स्टेप की, एलिमेंट्री स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर होती है। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो समझ आया? अगर आपको मैकेनिज्म दे रखा होगा तो आप स्पीड निकाल सकते हो, और स्पीड क्या, आप उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हो। ये मैकेनिज्म का फायदा है। रिएक्शन कैसे हुई ये भी पता चल जाएगा, और ऑर्डर भी पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल बताता हूं जिस एग्जांपल में सिस्टम उल्टा है। आपको ऑर्डर दे रखा होगा, आप खुद उसका मैकेनिज्म निकालो। एक क्वेश्चन ऐसा भी करवा देता हूं। मैकेनिज्म दे रखा होगा, ऑर्डर निकालो, ये हो गया। अब ऑर्डर दे रखा होगा, मैकेनिज्म निकालो। चलिए बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल आपको जो है वो ऐसी दे रहा हूं जिसमें मैकेनिज्म आपको खुद बनाना है। अभी तक मैं क्वेश्चन ऐसे करवा रहा था कि क्वेश्चन में मैकेनिज्म दे रखा है, आप ऑर्डर निकाल रहे हो। अब ऑर्डर दे रखा होगा, मैकेनिज्म बनाओ। मैकेनिज्म खुद बनाने की कोशिश करो, और वो मैकेनिज्म जो आपने बनाया वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ मैच होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं NO2 की। NO2 प्लस CO, NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में एग्जांपल देते हैं आपको। NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में अगर रिएक्शन हो जाए बच्चों, तो प्रोडक्ट बनता है NO प्लस CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये फास्ट स्पीड से इससे ऑक्सीजन खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रोजन के बहुत सारे अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं। यकीन मानो बच्चों, ये भी 11th में था, ये भी 11th में था, 12th में भी आएगा, ये 11th में भी था। जब आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल दे रखी थी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NO बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NO2 बनाते हैं, N2O4 बनाते हैं, N2O5 बनाते हैं, N2O बनाते हैं। नाइट्रोजन के बहुत अलग अलग ऑक्साइड्स बनते हैं। तो एक ऑक्साइड ये भी बनता है। नाइट्रोजन इजिली ऑक्सीजन गेन और लूज कर सकते हैं। यहां पे यही कर रहा है, ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। चलो वो तो रिएक्शन हो गई। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या दे रखा है हमें। रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए आप। हमें रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला दे रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2। अब ये गिवन है, ये सब हमें दे रखा है, ये गिवन है। मतलब ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू NO2। इसको डबल करने से स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, इसको डबल करने से कुछ नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इसको डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम्स किया, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये दे रखा है, ये गिवन है, एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है। आप खुद से नहीं निकाल सकते, ऑर्डर आप खुद से निकाल नहीं सकते। या एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हो, या ग्राफ दिया हो, या मैकेनिज्म दिया हो। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे आपको पहले से ही ऑर्डर दे रखा है, आप मैकेनिज्म बनाओ, मैकेनिज्म बना के बताओ। ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, खुद बना लेते हैं मैकेनिज्म हम।
बस हमें क्या करना है, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप का ध्यान रखना है, और स्लो स्टेप में जो स्लो स्टेप होगा उसमें क्या यूज करना है, NO2 या CO, यूज तो इन्हीं में से करना है। स्लो स्टेप में NO2 यूज करना है, क्योंकि स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। तो बच्चों मैकेनिज्म, अगर आप यहां पर मैकेनिज्म खुद मैकेनिज्म बनाने लगो तो पहला स्टेप ही स्लो स्टेप रखना, क्योंकि जनरली पहला स्टेप ही स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप लिख दूं या फर्स्ट स्टेप लिख दूं, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका NO2 प्लस NO2 गिव्स अस, अरे NO2 तो एक ही था, ये दो दो कैसे आ गए भाई, रेट रिएक्शन ये दे रखी है तो हम क्या करें, हमें दो लिखने ही पड़ेंगे। NO2 की पावर 2 लिखी हुई है ना, मतलब स्लो स्टेप में उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, हमें दो NO2 लेने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ओवरऑल रिएक्शन यही बननी चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन यही बननी चाहिए। देखते हैं क्या बनता है। तो NO2 प्लस NO2 आपस में क्या बनेंगे बच्चों, NO2 प्लस NO2 आपस में बन जाएंगे 2 टाइम्स NO, 2 टाइम्स NO आपस में बन जाएंगे NO प्लस NO3, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड विच इज अनस्टेबल। NO तो ठीक है, चलो वो तो ओवरऑल रिएक्शन में बन रहा है, ये NO3 नहीं आना चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन के हिसाब से NO3 आना चाहिए, हम खुद से मैकेनिज्म बना रहे हैं। स्टेप सेकंड, फास्ट स्टेप, स्टेप सेकंड जो फास्ट स्टेप होगा, अब उसमें ले लो दूसरा रिएक्टेंट CO, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में आना चाहिए ना CO प्लस NO3, ये जो लूज हुआ वही यूज कर दो, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में NO3 है ही नहीं। इट गिव्स अस, क्या बनेगा बच्चों, CO2, वो तो बनना ही था, CO2 पीछे क्या रह गया, प्लस NO2, ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस है। ओवरऑल रिएक्शन NO2 NO2 2 NO2 और NO2 कहीं पे है दोनों रिएक्शन में, यस प्रोडक्ट वाली साइड है, अपोजिट साइड है, 2 NO2 1 NO2, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइड पे है, तो 2 NO2 माइनस 1 NO2 बच गया 1 NO2 प्लस ये हो गया प्लस CO, NO3 कैंसल, गिव्स अस NO प्लस CO2। देख लो जी, ओवरऑल रिएक्शन आपकी जनरल रिएक्शन के साथ मैच कर रही है। ऑर्डर दे रखा था, मैकेनिज्म हमने खुद बना लिया, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। फिर से एक बार देख लो, ध्यान से समझ लो, हमें ये रिएक्शन दे रखी थी NO2 प्लस CO गिव्स अस NO प्लस CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी ऑक्सीजन लूज करने की। हमें इसका रेट और ऑर्डर भी दे रखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज्ड टू पावर 2, मतलब विद रिस्पेक्ट टू NO2 ऑर्डर 2 है, विद रिस्पेक्ट टू CO ऑर्डर 0 है, इसलिए यहां लिखा ही नहीं मैं, किसी की पावर 0 ऑर्डर 0 1 ही होता है, कांस्टेंट। ये इन्होंने दे रखा है, कहा जा रहा है मैकेनिज्म बनाओ। बच्चों मैकेनिज्म में एक होता है स्लो स्टेप, एक होता है फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में पहले से हमने पढ़ा, स्लो स्टेप में जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही ऑर्डर होता है, हमें ऑर्डर दे रखा है, मतलब स्लो स्टेप में हमें NO2 यूज करने हैं, वो भी दो NO2 यूज करने हैं, हमने दो NO2 यूज कर लिए, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में एक ही NO2 है, एक ही आएगा, ओवरऑल में एक ही आएगा, देख लेना। दो NO2 यूज किए, दो NO2 ने आपस में रिएक्ट होके NO और NO3 बनाया। NO हमें कैसे पता चला NO बनना है, जनरल रिएक्शन में है तो सही, NO तो बनना ही बनना था। दूसरा बच गया रिएक्शन बैलेंसिंग के हिसाब से NO3 इज अनस्टेबल, रियल में NO3 की एग्जिस्टेंस होती नहीं है। होती है क्या, NO3 नाम का कोई कंपाउंड देखा है? NO3 नेगेटिव होता है, नाइट्रेट होता है, वो आयन है। NO3 कंपाउंड में नहीं मिलेगा आपको ऐसे फ्री फॉर्म में। NO होता है, NO2 होता है, N2O4 होता है, N2O5 होता है, NO3 नहीं होता।
NO3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव चार्ज, वो आयन होता है। NO3 कंपाउंड फ्री में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही NO3 रिएक्ट कर जाएगा CO के साथ। अब CO कहां से आया भाई, लेना तो था ही ना, ओवरऑल रिएक्शन में तो CO लाना है। NO2 आपने फर्स्ट स्टेप में यूज कर लिया, तो CO तो सेकंड स्टेप में तो करो यूज। इसके हिसाब से पावर 0 है इसकी, इसका ऑर्डर 0 है, लेकिन लेना तो है ही रिएक्शन में, इसके बगैर थोड़ा प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये CO आ गया, वो NO3 यहां से यूज हो गया। अब यही CO का CO2 बन जाएगा, क्योंकि इसने इसको ऑक्सीजन दे देना है, NO3 अनस्टेबल है, तो बन गया CO2 प्लस बैलेंसिंग के हिसाब से NO2। और रिएक्शन बनाओ, 2 NO2 और 1 NO2 कैंसिल, बच गया 1 NO2। CO, ये CO, NO3 कैंसिल, मतलब बैलेंस। गिव्स अस एक NO ये और एक CO2 ये। जनरल रिएक्शन और रिएक्शन मैच कर रही है। आपने मैकेनिज्म बना लिया, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग से हटके है। हर एक टाइप पे एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया यहाँ पे, तो टॉपिक के साथ ही क्वेश्चंस भी हो गए, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था, क्वेश्चन से ही समझ आना था। देखना ये क्वेश्चन क्या है, ये सब गिवन है डाटा। रिएक्शन दे रखी है आपको, 2 टाइम्स NO नाइट्रिक ऑक्साइड O2 के साथ रिएक्ट होके बना रहे हैं 2 टाइम्स NO2। अब तो आप समझ ही गए होंगे, NO भी होता है, NO2 भी होता है, NO3 नहीं होता। रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनता है, बाद में यूज हो जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। मैकेनिज्म दे रखा है, मैकेनिज्म दे रखा है, फाइंड ऑर्डर। क्वेश्चन है ऑर्डर निकालो, फाइंड ऑर्डर। मैकेनिज्म देखो क्या है जी। स्टेप फर्स्ट में NO प्लस O2 मिलके बना रहे हैं NO3, और वो फास्ट स्टेप है। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल की उसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप था, और जनरली ऐसा ही होता है। शुरू में ही रिएक्शन स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, वही स्लो होते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी रिएक्शंस भी आ सकती हैं एग्जाम में, और रियल में एग्जिस्ट भी करती हैं कुछ ऐसी एग्जांपल जो शुरू में फास्ट है, बाद में स्लो हो रही हैं। रीजन उसके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चल सकता है बच्चों। तो देखिए क्या है, स्टेप 1 ही फास्ट स्टेप है, जिसमें एक NO और O2 यूज हो रहा है, बन रहा है NO3 अनस्टेबल। फिर ये NO3 स्टेप 2 में एक और NO के साथ रिएक्ट हो रहा है। कहां से आ रहे हैं इतने सारे NO? रिएक्टेंट थे ही NO, तो NO और O2 यही तो यूज करने थे। यहां NO और O2 यूज कर लिया, यहां पे फिर से NO और ये जो NO3 बना है वो यूज कर लिया। लेकिन ये दे रखा है, गिवन है, घबराना नहीं है ऐसे कि ये कहां से आ रहा है, ये गिवन है मैकेनिज्म, आपको ऑर्डर निकालना है। तो NO3 और NO मिलके बना गए, इसने O इसको दे दिया, NO2, और पीछे भी बच गया NO2 प्लस NO2, और ये स्लो स्टेप है। यहां पे सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही स्पीड निकालेगा। इससे आप स्पीड नहीं निकाल सकते। ये स्टेप इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि आप टाइम नोट ही नहीं कर पाते। बार बार रिपीट कर रहा हूं चीजें। ओवरऑल रिएक्शन कर लो बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन वही आएगी जो जनरल रिएक्शन है। NO 2 NO O2, और कहीं पे भी नहीं है, ये आ गया O2, NO3 कैंसिल, मतलब बोले तो बैलेंस। गिव्स अस NO3 हो गया, NO2 2 NO2 सेम साइड पे। देख लो जी, ओवरऑल रिएक्शन जनरल रिएक्शन के साथ मैच कर रही है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कहा गया है ऑर्डर निकालो, कहा गया है ऑर्डर निकालो। तो हम स्लो स्टेप से ऑर्डर निकाल लेंगे, हम स्लो स्टेप से ऑर्डर निकाल लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्लो स्टेप कौन सा है? स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ऑर्डर होगा। स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? NO3 हैं, ये लो जी NO3। कितने हैं? एक ही है, तो यही ऑर्डर आ गया, जो मॉलिक्यूलरिटी वही ऑर्डर। और साथ साथ में कौन है? NO है, ये कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करते हैं ना कंसंट्रेशन को, ये आ गया NO। मॉलिक्यूलरिटी 1, ये आ गया जी उसका ऑर्डर 1 आ गया, हो गया, निकाल लिया ऑर्डर। ठीक है जी, लेकिन ये आंसर रॉन्ग आएगा आपका, ऑप्शन में जरूर होगा। अगर एमसीक्यूज कर रहे होगे ना, ये आंसर ऑप्शन में जरूर होगा, और 99% स्टूडेंट्स यही करेंगे। ये आंसर नहीं है, दिस इज रॉन्ग आंसर। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों, ये क्या गड़बड़ हो गई, अलग टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखो ऐसा क्यों, और हमें कैसे पता चलेगा ये रॉन्ग है। बच्चों, जो आप रेट ऑफ रिएक्शन
रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करके आप लिख रहे हो ना, तो पहले देख तो लो वो रिएक्टेंट्स जर्नल रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में है भी है या नहीं है। बताओ जनरल रिएक्शन में NO3 है कहीं? NO3 है ही नहीं, तो कहां से लिख रहे हो NO3? तो NO3 थोड़ी देर के लिए बीच में बना था, फिर से यूज हो गया। NO3 तो है ही नहीं। जनरल रिएक्शन में ये NO है, यस NO है, NO है, लेकिन ये NO3 तो है ही नहीं, ये कहां से आ गया? इसलिए मैं इसको रॉन्ग कर रहा हूं। तो करना क्या है, राइट क्या है? अगर ये रॉन्ग है तो राइट क्या है? तो इसमें देखो क्या करना है बच्चों, ये NO3 अगर जनरल रिएक्शन में नहीं है तो देखो जरा ये NO3 आया कहां से। सिंपल तरीका बताता हूं, देखो जरा ये NO3, ये जो आप लिख रहे हो स्लो स्टेप वाला NO3, ये कहां से आया? जहां से आया वो लिख लो यहां पे। बताओ ये NO3 कहां से आया? ये NO3 स्टेप से आया ना, कहां से आया? NO से और O2 से, एक NO और एक O2 से, बस वही लिखो यहां पे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO O2, फिर ये वाला NO, NO O2 NO, कंबाइन कर लो इसको तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO, बेस इज द सेम, पावर्स आर एडेड, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 2 इंटू O2 उसकी पावर 1। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यहां पे लिखता हूं रेट इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट इंटू NO रेज टू पावर 2 इंटू O2 रेज टू पावर 1। ये इसका ओवरऑल आंसर है बच्चों। देखा? तो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स में ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी कि आप स्लो स्टेप के हिसाब से जो इक्वेशन बना रहे हो, स्लो स्टेप के हिसाब से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे और उनकी जो मॉलिक्यूलरिटी थी वही आपने ऑर्डर लिख लिया, लेकिन देखो जरा वो जो रिएक्टेंट यूज किए वो ओवरऑल रिएक्शन में, जनरल रिएक्शन में है भी है या नहीं है? NO तो है, NO3 है ही नहीं। यहां पे बीच में थोड़ी देर के लिए बना था, यूज हो गया। जनरल रिएक्शन में तो NO3 कहीं आया ही नहीं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, ये NO3 कहां से आया है, ये NO3 कहां से आया? फर्स्ट स्टेप, फास्ट स्टेप से आया। फास्ट स्टेप में कहां से आया? NO और O2 से आया। वो दोनों इसकी जगह लिख लो, इस NO3 की जगह दोनों लिख लो, जितने जितने थे, NO एक O2 एक, ये दोनों कंबाइन किए, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये 2 की पावर आ गई इसकी, इसकी पावर 1 आ गई। ये ओवरऑल इक्वेशन बना। तो ये मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवा लिया। अब इस मैकेनिज्म से जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, ऑर्डर दे रखा हो मैकेनिज्म बना सकते हैं, मैकेनिज्म दे रखा हो ऑर्डर बना सकते हैं। और याद रखो यही चीजें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स में भी यूज करोगे, ठीक है? ये उसमें भी यूज कर सकते हो आप। अगर कुछ देखो, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं और अलग अलग कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ है, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है फर्स्ट यूनिट में, 12th के फर्स्ट यूनिट में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ऑर्गेनिक के फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन आता है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। वहां पे S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफाइड और 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफाइल, 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर कौन से यूनिट में है? केमिकल काइनेटिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में। वो स्कूल, वो कोचिंग सेंटर्स कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं बगैर फिजिकल के, मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या ऑर्गेनिक पहले से कर लो, उसको फिर रिवाइज करवाएंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर हम आराम से फिजिकल करेंगे। टोटली रॉन्ग। जब बॉन्डिंग नहीं आएगी आपको, जब एसिड बेस नहीं पहचान पाओगे आप, जब आपको ऑर्डर ही नहीं पता, जब आपको रिएक्शन करना ही नहीं पता, आप कैसे ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो? कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 13th 14th पता नहीं कौन सा यूनिट डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो? ये ध्यान रखिए। आप जहां भी पढ़ रहे हो, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो दम तो है, तभी वो स्टेज पे खड़े हैं। पढ़ाएंगे तो सही कुछ, लेकिन उनको बस एक ही चीज बोलिए, सीरियल वाइज पढ़ाइए।
यूनिट 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाइए, ठीक है, 1-2 यूनिट आगे पीछे कर सकते हैं। पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाइए, उसके बाद पी ब्लॉक पढ़िए, उसमें बॉन्डिंग रिवाइज करोगे आप, फिर आप ऑर्गेनिक या कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, बगैर उसके नहीं। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।